मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए काम मजा है। दैट वाज माय प्ले। मैं खेलता था फिल्मों में, मैं खेलता हूँ। क्योंकि मैंने अपने फैमिली को बोल दिया था कि अब मैं फिल्में नहीं करूंगा, अब मैं ना एक्ट करूंगा ना प्रोड्यूस करूंगा। तो क्या आपको पता है कि इंडिया के पहले 100 करोड़ क्लब वाली फिल्म किसने दी थी? और क्या आपको पता है कि किस एक्टर की हिंदी फिल्म ने 200 करोड़ का नंबर सबसे पहले क्रॉस किया था? अच्छा, क्या आपको पता है कि किस बॉलीवुड फिल्म ने 300 करोड़ का नंबर पहली बार टच किया था? ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स बॉलीवुड में सिर्फ एक ही इंसान के नाम पे है, जिसे दुनिया मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान कहती है। और सिर्फ यही नहीं, दंगल इज द ओनली इंडियन फिल्म टू क्रॉस ओवर 2000 करोड़ वर्ल्ड वाइड। मतलब सिचुएशन ऐसा था कि आमिर डिजास्टर फिल्में लाइक ठग्स ऑफ हिंदुस्तान दे रहे थे और वो 52 करोड़ से एंट्री ले रही थी, जो कि आज भी हिट फिल्मों के लिए नसीब की बात होती है। मतलब प्री पैंडेमिक आमिर खान की मूवीज लाइक दंगल ने 2000 करोड़, पीके ने 800 करोड़, सीक्रेट सुपरस्टार ने 900 करोड़ का बिजनेस किया था। लेकिन पोस्ट पैंडेमिक वही आमिर इतने इम्परफेक्ट कैसे हो गए? आज आमिर खान की हालत ऐसी हो गई है कि उनकी अब तक 2 मूवीज रिलीज हुई है, जिसमें से लाल सिंह चड्ढा ने बस 129 करोड़ का बिजनेस किया था, और सितारे जमीन पर, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज ही हुई है, ट्रेड एनालिस्ट के अकॉर्डिंग वो भी कुछ खास कमाल नहीं करने वाली है और मुश्किल से मुश्किल वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आमिर का डाउनफॉल उनके इंटॉलरेंस इंडिया वाले स्टेटमेंट या फिर उनके टर्की विजिट की वजह से हुआ है, तो आप पूरा सच जानते ही नहीं हो। क्योंकि आमिर खान से भी बड़े बड़े रिमार्क्स एसआर के सलमान ने भी दिए हैं। उनके ऊपर भी एक टाइम पे एंटी नेशनल का दाग लगा था। तो भाई कोरे कागज पे गोरे कलम से लिख के देता हूँ, आमिर खान के डाउनफॉल पे आपने ऐसी वीडियो ना देखी होगी और शायद ना कभी देखोगे, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे भी बात करेंगे जिसपे आमिर खुद भी किसी भी पॉडकास्ट में बात नहीं करना चाहते। तो चलिए जानते हैं कि बॉलीवुड के चांद आमिर खान की किस सांड ने मारी, हाँ वही, और कैसे हो गया उनके साथ इतना बड़ा कांड। तो हमेशा की तरह चीजों को ठीक से समझने के लिए वीडियो को हमने फिर से 4 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई 15,000 लाइक्स का टारगेट इस बार एटलीस्ट पूरा करा देना। तो देखो, आमिर खान ने जितनी शादियां की उससे डबल ट्रिपल तो उन्होंने कंट्रोवर्सीज क्रिएट, और इनमें से कुछ कंट्रोवर्सीज तो ऐसी थी जिन्होंने आमिर खान के स्टारडम पे एक बड़ा इंपैक्ट डाला। साथ ही साथ आमिर को इंडिया के लोगों के नजरों में एंटी नेशनल भी बना दिया। मैं जिन कंट्रोवर्सीज की बात कर रहा हूँ उनमें से पहली मेजर कंट्रोवर्सी होती है 2016 में, जब आमिर खान एक इंटरव्यू में उनकी सेकंड वाइफ किरण राव के एक शॉकिंग स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करते हुए बताते हैं कि उनकी वाइफ के अकॉर्डिंग अब इंडिया उन्हें एक सेफ कंट्री नहीं लगती और उन्हें कहीं और मूव कर जाना चाहिए, जिसके बारे में हम सबको पता है। अब देखो, ये बात सुन के उनकी वाइफ किरण राव को तो कुछ खास हिट मिला नहीं, बट लोगों ने आमिर खान को ऐसा रेला कि आमिर को अपनी फिल्म मेला का गुज्जर याद आ गया, और इसके बाद ही लोगों ने उन्हें एंटी नेशनल तक बोलने लगे। कुछ लोगों ने तो यहाँ भी कहा कि पाकिस्तान। बट इस स्टेटमेंट के बाद आमिर खान की फिल्म दंगल रिलीज होती है, जो सबको बहुत पसंद आती है, इसलिए कंट्रोवर्सी उस टाइम पे तो दब जाती है। बट आमिर खान ने सोचा कि ऐसा कैसे, मतलब मैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट हूँ तो कंट्रोवर्सी भी इतनी परफेक्शन से करूंगा कि जैसे लोग मेरी मूवीज को सालों तक याद रखते हैं, वैसे ही मेरी कंट्रोवर्सी को भी सालों तक याद रखेंगे। तो फिर क्या था, आमिर निकल गए इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान के खसम टर्की, और वहां जाके मिले टर्की के प्रेसिडेंट से। और फिर होना क्या था, एक बार फिर से लोगों ने आमिर खान को गद्दार बता दिया और फिर से कहा कि चला जा पाकिस्तान। बट आमिर ने कहा कि यार मजा नहीं आ रहा है, अगली बार कंट्रोवर्सी में थोड़ा और परफेक्शन लाने का ट्राई करूंगा। तो 2020 में आमिर मोदी जी की तरह झोला उठा के एक बार फिर पहुंच गए टर्की, और वहां के प्रेसिडेंट की वाइफ से मिले, और ऑफिशियली आमिर और टर्की के प्रेसिडेंट की वाइफ की फोटोज भी रिलीज हुई, और वो पिक्स देख के लगा कि ये दोनों तो पुराने बेस्ट ही है। और होना क्या था, आमिर को एक बार फिर से हेट मिलने लगा, और लेकिन इस बार अलग लेवल का हेट मिला है। इस बार हेट इतना ज्यादा था कि इस इंसिडेंट के 2 साल बाद जब आमिर की लाल सिंह चड्ढा रिलीज हुई तो लोगों ने उसकी चड्डी फाड़ दी, और आमिर की। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आमिर टर्की भी जाते हैं, आमिर चाइना भी जाते हैं, और दोनों ही कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट करते, पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करती है। तो ऐसा क्यों था कि आमिर को हेट सिर्फ टर्की जाने की वजह से ही मिला? तो बात यह है कि टर्की ने पाकिस्तान को हमेशा से कुछ ज्यादा ही सपोर्ट किया है, चाहे वो पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करना हो, उनकी आर्मी को ट्रेनिंग देना हो, या फिर कश्मीर के मुद्दे में पाकिस्तान को सपोर्ट करना। और ये भी बताया जाता है कि टर्की में इंडिया के हिंदूज को लेकर काफी हेटफुल स्पीच भी दी जाती, लेकिन ये सारी चीज पता होने के बावजूद आमिर टर्की गए, वो भी 2-2 बार गए, और दैट्स व्हाई उनको आज भी इतना हेट मिल रहा है। और अभी रिसेंटली पहलगाम अटैक के बाद टर्की ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और हद तो तब हो गई जब आमिर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ कहा ही नहीं। बट सीज फायर होते ही उनकी टीम एक स्टेटमेंट जारी करती है, और अगले ही दिन सितारे जमीन पर का ट्रेलर भी रिलीज हो जाता है। और इन सारे इंसिडेंट्स के बाद ही आमिर खान की इमेज बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और जब आमिर ने इन सारी चीजों पे बाप की अदालत में अपना ओपिनियन दिया, तो लोगों ने कहा कि बाप की अदालत में आमिर ने जो इंटरव्यू दिया है वो कोई जेन्युइन इंटरव्यू नहीं है, बस उसमें 2 चम्मच सर्फ एक्सेल ज्यादा डाल दिया गया है। मतलब कि आमिर की काली पुती इमेज को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है। अब देखो, आमिर खान की इन हरकतों की वजह से
आमिर को लोगों ने एंटी नेशनल का टैग तो चिपका दिया, जिसकी वजह से न्यूट्रल पब्लिक में भी बहुत से लोगों ने उनकी मूवीज देखना बंद कर दिया। बट न्यूट्रल पब्लिक के अलावा एक ऐसी भी ऑडियंस थी जिसको आर्टिस्ट से नहीं बल्कि आर्ट से मतलब होता है। और बॉलीवुड में ऐसे बहुत से एक्टर और डायरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं, जैसे कि राजू हिरानी, नाना पाटेकर, इनके ऊपर तो मी टू लगा था। इवन सलमान खान ने तो याकूब मेनन को डिफेंड किया था। बट स्टिल पब्लिक उनकी मूवीज को देखने जाती है क्योंकि उनको बस आर्ट से मतलब होता है, ना कि आर्टिस्ट से। लेकिन आमिर ने रिसेंटली एक ऐसी हरकत की जिसकी वजह से वो ना लोगों को एज आर्टिस्ट पसंद आ रहे हैं और ना ही लोग उनकी मूवीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब वो क्या हरकत है, चलिए जानते हैं अगले पॉइंट। तो देखो, आमिर एक ऐसे सुपरस्टार रहे हैं जिसने हमेशा से हमें बहुत अच्छी अच्छी ओरिजिनल मूवीज दी हैं, चाहे वो लगान हो, रंग दे बसंती हो, 3 इडियट्स हो या फिर तारे जमी पर। और तारे जमी पर मूवी के लिए तो मैं आमिर को स्पेशली अलग से थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि तारे जमी पर कोई फिल्म नहीं है, एक वेपन है जो कि हर बच्चे के पास होनी चाहिए। यानी जब भी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें भगवान दिखाए और टॉर्चर करे तो तुम भी उन्हें आराम से सोफे पे बिठा के तारे जमी पर दिखा दो, फिर देखो कैसे उन्हें दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं। और अगर वापस से मुद्दे पे आए तो आमिर खान एक टाइम पे बस ओरिजिनल सिनेमा बनाते थे, बट आजकल वो रीमेक मूवीज बना रहे हैं। और उनकी लेटेस्ट फिल्म सितारे जमी पर भी एक स्पेनिश फिल्म कैंपियंस की रीमेक। अब चलो, रीमेक बनाना तक भी ठीक था, बट आमिर साहब आजकल हर पॉडकास्ट में जाकर रीमेक मूवीज को डिफेंड भी कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसे टाइम पे जब 99.9% रीमेक मूवीज फ्लॉप हो रही है। और ये तो कुछ भी नहीं है, आमिर रीमेक मूवीज को डिफेंड करते हुए देवदास और शेक्सपियर के प्ले का भी एग्जांपल दे रहे हैं कि देवदास भी तो इतनी बार रीमेक हुई थी, तो प्रॉब्लम क्या है? अब ये हिंदुस्तान के लोग वो स्पेनिश फिल्म क्या देखेंगे? ये ओरिजिनल वर्क वर्सेस एडेप्टेशन या रीमेक। शेक्सपियर आज तक लोग करते हैं, आज तक थिएटर में नंबर 1 प्लेराइट शेक्सपियर है वर्ल्ड का, और आज तक हर भाषा में शेक्सपियर करते हैं, और उसके लिए हम लोग वाह वाह शेक्सपियर कर रहे हैं। क्यों भाई? रीमेक है वो, उसको बंद करो, आप अपना नाटक लिखो ना। शेक्सपियर को क्यों कर रहे हो? आज तक 400 साल हो गए, अभी तक शेक्सपियर ही कर रहे हो। शेक्सपियर की जब हम प्लेस करते हैं तो हम एक दूसरे की तारीफ करते हैं, यार ये शेक्सपियर कर रहा है, वो भी तो रीमेक है ना भाई, कहानी किसी और ने लिखी है, 1000 लोग बना चुके हैं, अब दोबारा करोगे, फिर से छापोगे, गलत थिंकिंग है। मतलब आमिर का केस ऐसा है कि कोई सर्दी में आइसक्रीम बेचने का ट्राई कर रहा है और लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो सर्दी में आइसक्रीम खरीदे भी, और सर्दी में आइसक्रीम बेचने को डिफेंड भी किया जा रहा है कि तुम लोग भाई सर्दी में ठंडी बियर तो पीते ही हो, तो ठंडी में आइसक्रीम खाने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब आमिर खान ने आंख मूंद ली है और कह रहे हैं कि इतना अंधेरा क्यों है भाई। और चलो ठीक है, आमिर रीमेक मूवीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये भी है कि वो बहुत से आइकॉनिक मूवीज का रीमेक बना के उन मूवीज की वाट लगा दे रहे हैं, और उनकी वाट लगाने के बाद रीमेक्स को जस्टिफाई भी कर रहे हैं, और यही बात लोगों को हजम नहीं हो रही। अब तुम खुद ही बताओ कि आमिर ने पहले प्रेस्टीज की सस्ती कॉपी धूम 3 बनाई, फिर पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की पैरोडी थग्स ऑफ हिंदुस्तान बनाई, फिर फॉरेस्ट गम जैसे आइकॉनिक फिल्म को छापा है लाल सिंह बद्दा। तो अब तुम ही बताओ कि इतनी खराब रीमेक मूवीज बनाने के बाद अगर कोई रीमेक्स को डिफेंड करेगा तो डिसअपॉइंटमेंट तो होगी। और पहले आमिर को एंटी नेशनल का टैग वैसे ही मिल चुका है, जिसकी वजह से उनकी न्यूट्रल पब्लिक और ऑडियंस भी कम हुई, और अब इस रीमेक वाली स्टेटमेंट की वजह से उनके आर्ट को भी पसंद करने वाले जो लोग हैं वो भी अब आमिर से नाखुश है, और इसी चीज की वजह से आमिर की फैन फॉलोइंग और ऑडियंस धीरे धीरे कम होते जा रही है। और जब तुम्हारी ऑडियंस ही तुमसे नाखुश हो जाएगी तो तुम्हारे स्टारडम और तुम्हारी मूवीज का बिजनेस पे तो फर्क पड़ेगा ना। और आमिर के केस में दोनों ही चीजों पे फर्क पड़ रहा है। उनकी लास्ट फिल्म लाल सिंह चड्ढा जो कि 180 करोड़ के बजट में बनी थी, वो बॉक्स ऑफिस में 129 करोड़ पर निपट गई, और उनकी लेटेस्ट फिल्म सितारे जमी पर की हाइप हद से ज्यादा प्रमोशन करने के बाद भी कुछ खास नहीं थी। बट मूवी रिलीज के बाद मिक्स रिव्यूज की वजह से मूवीज को लेके लोगों में थोड़ी एक्साइटमेंट है, लेकिन इसलिए ये फिल्म आमिर के लिए कमबैक फिल्म साबित नहीं होगी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। बट यहाँ पे आमिर ने एक और गलती की है जिसकी वजह से उनके करियर पे एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर उन्होंने वो गलती करना जारी रखा तो शायद आने वाले टाइम में उनके लिए उनके पास्ट रिलेशनशिप से भी वो ज्यादा बड़ा फेलियर हो। और मैं जिस गलती की बात कर रहा हूँ उस पर चलिए इत्मीनान से बात करते हैं। तो देखो, टाइम बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, लोग कीपैड की जगह स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। पहले लोग मूवीज हो या फिर वो वाली फिल्में, दोनों ही बिना अच्छी स्टोरी के देख लेते थे। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन ओटीटी की वजह से लोगों का टेस्ट अच्छा हो गया है, इसीलिए लोग कॉर्न मूवीज की जगह आज स्टोरी ओरिएंटेड हेंटाई देखते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि यह सब कुछ बदल चुका है, सब इवॉल्व हो चुका है। पहले सिर्फ बॉलीवुड था, अब इंडियन सिनेमा पैन इंडिया सिनेमा बन चुका, और अब मूवीज भी एक्टर्स को सिर्फ बॉलीवुड ऑडियंस के अकॉर्डिंग नहीं, पैन इंडिया ऑडियंस के अकॉर्डिंग करनी पड़ती। और जो एक्टर ऑडियंस के अकॉर्डिंग मूवीज नहीं लाएगा और उसका डाउनफॉल तो भाई निश्चित है। और आमिर की अगर बात करें तो वो ऑडियंस के डिमांड के अकॉर्डिंग मूवीज करने की जगह अपनी मनमानी चला रहे हैं, और इसी रीजन की वजह से उनका
डाउनफॉल लंबा चल सकता है। और इस बात को बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें एसआरके का एग्जांपल देता हूँ। एसआरके का डाउनफॉल क्यों आया था? क्योंकि एसआरके को पब्लिक रोमांटिक रोल्स में देखकर पक गई थी। लोग उनको एक्शन मूवीज में देखना चाहती थी, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से जीरो बनाई, जब हैरी मेट ब्रिंजल बनाई, और इस तरह की रोमांटिक मूवीज बनाने और पिटने की वजह से वो चले गए 4 साल के वनवास पे। फिर उन्होंने ऑडियंस के अकॉर्डिंग पठान जवान जैसी मूवीज बनाई और उनका कमबैक भी हुआ। अब आमिर की बात करें तो पिछले 20 साल से उनकी 90% मूवीज सोशल ड्रामा मूवीज रही है, जिनमें से मेजोरिटी मूवीज मास्टरपीस है। बट ये भी आमिर के डाउनफॉल का एक मेजर रीजन है, क्योंकि एक तो आमिर अब बस सोशल ड्रामा मूवीज ही कर रहे हैं। मतलब पब्लिक एक ही एक्टर को एक ही जॉनर में अब कितनी बार देखेगी। और अगर आमिर सोशल ड्रामा मूवीज करते रहते हैं और अच्छी भी बना लेते हैं, तभी भी वो मूवीज आमिर की पुरानी सोशल ड्रामा मूवीज के लेवल मैच नहीं कर पाएगी और एक्सट्रीम कंपैरिजन की वजह से इवेंचुअली फ्लॉप हो जाएगी। जैसे कि सितारे जमीन पर एक अच्छी फिल्म है, बट आमिर की पुरानी मूवीज के कंपैरिजन में उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से शायद अच्छी होते हुए भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएगी। बट फिल्म चले ना चले, लेकिन मैं यहाँ आमिर को स्पेशली अप्रिशिएट जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी इस फिल्म में उन लोगों का काम दिया है जिनको भाई डाउन सिंड्रोम है। और अगर वापस से मुद्दे पे आए तो मेरे इस पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि आमिर बाबू, हम आपको सदियों से सोशल ड्रामा मूवीज में देखते आ रहे हैं। उन सारे मूवीज के थ्रू आपने जो ज्ञान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, लव यू। बट अब प्लीज सोशल ड्रामा मूवीज की जगह कोई और जॉनर की मूवीज भी बना लो यार। और अच्छी बात यह है कि आमिर फ्यूचर में ऑडियंस के डिमांड के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी मूवीज करने भी वाले हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट उससे पहले एक और ऐसे रीजन पे डिस्कशन भी करेंगे जिसकी वजह से एज ए सुपरस्टार आमिर की वैल्यू कम हुई है, और वो रीजन है टू मच अवेलेबिलिटी। दूसरी तरफ एक और बात है कि एक एक्टर की ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। सलमान खान के बारे में लोग जानते हैं कि वो ऑन स्क्रीन जैसा है, ऑफ स्क्रीन भी वैसा ही है, सेम गोज विद एसआरके और दूसरे स्टार्स। लेकिन आमिर खान कहते हैं कुछ और है, दिखते कुछ और है और करते तो बिल्कुल ही कुछ और है। आपने कई बार आमिर को पॉडकास्ट पे टीसुए बहाते हुए देखा होगा। ऊपर से पहले कहना कि एलएससी के बाद मैं एज एन एक्टर अब फिल्में नहीं बनाऊंगा, फिर कहना कि अगले साल मैं 60 का होने वाला हूं, अब क्या ही आप अफेयर और शादी की बातें कर रहे हैं, और अपने 60th बर्थडे पे अपनी नई गर्लफ्रेंड को अनबॉक्स, मेरा मतलब उनका फेस रिवील करना। तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बेटा जिंदगी में कभी भी कथनी और करनी में कोई अंतर मत रखना। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से आज पब्लिक आमिर को हल्के में लेना स्टार्ट कर चुकी है, जैसे कि यूट्यूब पे फॉलोइंग स्टार रणवीर अलाहाबादी है इस वक्त। हाँ, तो जैसा कि मैं अवेलेबिलिटी की बात कर रहा था, तो देखो सुपरस्टार्स को लेकर कहा जाता है कि वो जितना कम दिखेंगे उनकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा हो। और आमिर तो एक टाइम पे इंटरव्यू वगैरह भी देते नहीं थे, तो आमिर के दर्शन 3-4 साल में बस एक ही बार होते थे, और वो अभी थिएटर की बड़ी सी स्क्रीन पे, जिसकी वजह से आमिर की वैल्यू एज ए सुपरस्टार काफी ज्यादा थी। उनकी मूवीज लेस प्रमोशन के बावजूद अच्छा ओपनिंग लेती थी। बट अभी आमिर खान अपने 60s यानी कि 60 में सच में सटिया गए, और पिछले 1 महीने में 2 इंटरव्यू कर चुके हैं। मतलब आमिर खान इतना ज्यादा दिख गए ना सोशल मीडिया पे कि अब उनको बिग स्क्रीन पे देखने का मन ही नहीं हो रहा है। और टू मच अवेलेबिलिटी की वजह से आमिर के अराउंड जो पहले एक मिस्ट्री होती थी वो गायब हो चुकी, जिसकी वजह से उनको बिग स्क्रीन पे देखने के लिए लोगों को एक्साइटमेंट नहीं है। दैट्स व्हाई सितारे जमीन पर ये ओपनिंग आमिर के स्टारडम के हिसाब से बहुत ही कम है। और यहाँ पे आमिर के कमबैक को लेकर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज करना चाहता हूँ कि क्या आप सितारे जमीन पर को आमिर की कमबैक फिल्म मानते हैं? क्योंकि आमिर एक ऐसे स्टार है जो 2000 करोड़ क्लब की मूवीज देके बैठे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आमिर की जो कमबैक फिल्में हैं उसका कंटेंट तो सॉलिड होना ही चाहिए, साथ ही साथ उस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी ऐसा होना चाहिए कि उनके कॉम्पिटिटर्स के रूह का परिंदा फड़फड़ा के पिछवाड़े से निकल जाए? तो क्या आमिर फ्यूचर में ऐसा कमबैक कर पाएंगे, या फिर सितारे जमीन पर से एवरेज बॉक्स ऑफिस से टर्की की टिकट बुक कराएंगे और अपने जीएफ के साथ हनीमून पे चले जाएंगे? तो देखो आमिर खान ने अपने कमबैक को लेकर तैयारी तो काफी अच्छी की है। उनके कुछ कमबैक प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो उन्हें आसमान पे ले जा सकते हैं, तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो उन्हें उसी आसमान से बिना पैराशूट के नीचे भी गिरा सकते। तो सितारे जमीन पर के बाद जो उनका कमबैक प्रोजेक्ट है, जो उनका सच में कमबैक करा सकती है, वो है एक अनटाइटल सुपर हीरो प्रोजेक्ट विद तमिल डायरेक्टर लोकेश कनगराज। और लोकेश कनगराज एक ऐसे डायरेक्टर है जो मास मूवीज तो बनाते ही है, बट उसको आर्टिस्टिक अप्रोच के पास बनाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मास मूवीज टिपिकल मास मूवीज फील ना होकर सिनेमैटिक मास्टरपीस लगे। ऊपर से आमिर भी एक ऐसे एक्टर है जो मूवीज को आर्टिस्टिक अप्रोच के साथ ही बनाना पसंद करते हैं। तो जब 2 आर्टिस्ट साथ आएंगे तब जमेगा रंग। और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन दोनों से वैसा ही डिलीवर कर दिया, तो ये फिल्म आमिर को एक बार फिर से आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि आमिर एक ऐसे प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं जो उन्हें उसी आसमान से नीचे भी गिरा देगी। तो मैं बात कर रहा हूँ आमिर एंड राजू हिरानी की अपकमिंग फिल्म दादा साहेब फाल्के की बायोपिक के बारे में। वैसे तो ये प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है, बट प्रॉब्लम है आमिर खान की, क्योंकि वो अपने 60s में है और इस एज में वो बायोपिक करना मतलब बेवकूफी लग रही है। क्योंकि ऑब्वियसली एक बायोपिक में उन्हें
दादा साहेब फाल्के के यंगर वर्जन में भी रोल प्ले करना पड़ेगा और मिड एज वर्जन में भी रोल प्ले करना पड़ेगा, साथ ही साथ ओल्ड एज का भी रोल प्ले करना पड़ेगा। और ये सारे एज ग्रुप के रोल प्ले करने के लिए आमिर को डी एजिंग करनी पड़ेगी। और लाल सिंह चड्ढा में हमने देखा था कि जब आमिर की डी एजिंग की गई थी तो वो कितने खराब लग रहे थे। तो आई थिंक ये प्रोजेक्ट आमिर के लिए बहुत ही रिस्की हो सकता है, बट आमिर एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं इससे भी ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट, और वो है महाभारत। आमिर ने बताया था कि वो महाभारत को मल्टीपल पार्ट्स में बनाने की सोच रहे हैं और उन्होंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट की राइटिंग पे भी काम शुरू करवा दिया। अब वैसे तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग एंड एम्बिशियस लग रही है, और अगर आमिर ने इसको पुल अप कर लिया तो वो सिनेमा की दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। बट अगर वो पुल अप नहीं कर पाए तो जो लॉस उनको होगा उनके लिए वो बियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बाकी आई एम होपिंग आमिर महाभारत को अच्छे से बनाएंगे, बाकी फ्यूचर तो अनसर्टेन ही है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो एज ऑफ नाउ आमिर खान की 3 मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वन विद लोकेश, वन विद राजू हिरानी एंड लास्ट वन इज महाभारत। देखा जाए तो भले ही ये प्रोजेक्ट्स रिस्की हैं, बट स्टिल कोई सुपरस्टार के लिए ये तीनों प्रोजेक्ट एक ग्रीन लाइनअप से कम नहीं है। एंड आई एम होपिंग कि इन प्रोजेक्ट से आमिर का कमबैक तो होगा ही, साथ ही साथ वो अपने स्टारडम को भी वापस ला पाएंगे जो उन्होंने पिछले कुछ सालों में खो दिया है। ये तो मेरा ओपिनियन था, अब आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज्ञान की बारिश करो और बताओ कि आपके अकॉर्डिंग आमिर खान के स्टारडम को आखिर कौन सा ग्रहण लग गया, और क्या आमिर कभी भी एसआरके और प्रभास की तरह कमबैक कर पाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आमिर अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की हेल्प से अपना स्टारडम वापस गेन कर पाएंगे। तो भाई ये थी आमिर के डाउनफॉल की डिटेल वीडियो। अगर आपको हमारा काम थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मारो, मेरी नहीं यार, वीडियो पे मारो धड़ाधड़ 15 के लाइक, क्योंकि 15 का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मैं अपनी टीम से शर्त हार जाऊंगा। और ये मत पूछना कि दाव पे क्या लगा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।